आज हम डिस्कस करेंगे बेटा C3 साइकिल, जो कि एक इम्पॉर्टेंट साइकिल है। C3 साइकिल को हम कैल्विन बेंसन साइकिल भी कहते हैं। सबसे पहली चीज़ कि C3 साइकिल को C3 नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि इसका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो 3 कार्बन का होता है। ठीक है। C3 साइकिल जो होती है बेटा, ये सभी प्लांट्स में होगी, ऑल प्लांट्स में आपकी होती है, चाहे प्लांट आपका C3 पाथवे को फॉलो कर रहा है या फिर C4 पाथवे को फॉलो कर रहा है। जो प्लांट C3 पाथवे को फॉलो करता है उसमें तो सिर्फ C3 साइकिल होगी, लेकिन जो प्लांट C4 पाथवे को फॉलो करता है उसमें पहले C4 साइकिल होगी और फिर C3 साइकिल भी होती है। इसके केस में दोनों साइकिल होती हैं, C3 प्लस C4, और C3 पाथवे जो फॉलो करते हैं उनमें सिर्फ C3 साइकिल होती है बेटा। सबसे मेन चीज़ होती है अकरेंस। तो अकरेंस की अगर हम बात करें, साइट की अगर हम बात करें, तो ये आपको पता है डार्क रिएक्शन कहाँ पे होती है? स्ट्रोमा पार्ट में। डार्क रिएक्शन सारी की सारी कहाँ पे होती है? स्ट्रोमा पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा पार्ट में होंगी, लेकिन वो क्लोरोप्लास्ट कहाँ लोकेटेड है ये सभी साइकिल में वेरी करता है बेटा। होगी स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में ही, लाइट रिएक्शन ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होती है, लेकिन C3 साइकिल में जो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में C3 साइकिल हो रही है वो कहाँ पे होगी? मीजोफिल सेल्स में। बेटा ध्यान रखना, C4 पाथवे जो प्लांट फॉलो करते हैं उन प्लांट्स में C3 साइकिल कहाँ होगी? मीजोफिल के क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। जबकि C4 पाथवे में भी C3 साइकिल होती है, लेकिन वो मीजोफिल सेल्स में नहीं होती है, वो बंडल शीथ सेल में होती है। ध्यान देना, दोनों चीज़ें डिफरेंस है, मैं बाद में भी कंपैरेटिव कराऊंगी बेटा। डार्क रिएक्शन चाहे कैसी भी हो, डार्क रिएक्शन चाहे C3 पाथवे हो रहा है या C4 पाथवे हो रहा है, वो स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। लेकिन ये क्लोरोप्लास्ट किसका? अगर कोई प्लांट C3 पाथवे फॉलो कर रहा है तो उसके अंदर C3 साइकिल कहाँ होगी? मीजोफिल के क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की कि कौन कौन से प्लांट C3 पाथवे फॉलो करते हैं, तो उनके अंदर C3 साइकिल कहाँ होती है वो तो हमने देख लिया। एग्जाम्पल मैंने बोला था ऐड कर लेना इन एग्जाम्पल को। राइस, व्हीट, पोटैटो, ये कॉमन एग्जाम्पल है। कई बार ये एग्जाम्पल दे करके भी एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि इन प्लांट्स में कौन सा पाथवे फॉलो होता है। तो वैसे तो ज़्यादातर प्लांट्स में C3 पाथवे ही फॉलो होता है, लेकिन मेन कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं, राइस, व्हीट एंड पोटैटो। C3 साइकिल को हम C3 साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस साइकिल का जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो 3 कार्बन का होता है। तो उस फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट का नाम क्या है बेटा? जैसे मैं आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ इसी फॉर्म में एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूछ लेते हैं कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है, तो इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है बेटा 3PGM, शॉर्ट में बोलते हैं। 3PGA क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी फुल फॉर्म होती है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या होती है बेटा? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये 3 कार्बन का होता है। आपसे पूछ लेंगे ये कितने कार्बन का होता है, तो ये 3 कार्बन का होता है, और इसी के नाम पर इस साइकिल का नाम पड़ा है C3 साइकिल। फिर ये तो है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। हम C3 लाइट डार्क रिएक्शन में कराते क्या है? CO2 फिक्सेशन कराते हैं। अब CO2 जो एटमॉस्फेयर से आ रही है उसको एक्सेप्ट करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो इनके केस में जो CO2 एक्सेप्टर होता है बेटा वो कौन होता है? RUBP। RUBP की फुल फॉर्म क्या होती है? राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। RUBP की फुल फॉर्म क्या होती है? राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। कई बार पूछ लेते हैं इसका जो एक्सेप्टर है वो कितने कार्बन का है, तो वो है बेटा 5 कार्बन का। एक्चुअल में स्टार्टिंग में क्या हुआ, साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि जो आपका फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर है वो है 5 कार्बन का,
और एक CO2 आ रहा है, तो इन्होंने ये सोचा कि जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होगा वो 6 कार्बन का होगा, और इन्होंने 6 कार्बन के प्रोडक्ट को ढूंढने में काफ़ी टाइम बिता दिया। फिर इनको एहसास हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि वो 6 कार्बन का हो, वो 3 कार्बन का भी हो सकता है। और जब इनके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आया तो उन्होंने तुरंत ही 3PGA को डिस्कवर कर लिया कि इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है, 3PG है। अब एक पूछ लेते हैं, क्योंकि हम CO2 का फिक्सेशन कर रहे हैं, तो CO2 फिक्सेशन के लिए एक एंजाइम चाहिए, कार्बोक्सिलेज एंजाइम। ठीक है, तो इनके C3 पाथवे जो प्लांट फॉलो करते हैं उनके अंदर जो C3 साइकिल होती है उसके अंदर जो कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है जो CO2 का फिक्सेशन कराता है, वो एंजाइम कौन सा है? वो एंजाइम है बेटा रुबिस्को। और ये रुबिस्को एंजाइम उनमें कहाँ लोकेटेड होता है? मेसोफिल सेल में। पूछेंगे C3 पाथवे जो प्लांट्स फॉलो करते हैं उनमें रुबिस्को कहाँ प्रेजेंट होता है? तो उनमें रुबिस्को कहाँ प्रेजेंट होता है? मेसोफिल सेल में। रुबिस्को की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? RUBP, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ये एक ऐसा एंजाइम है जो कार्बोक्सिलेशन का भी काम कर सकता है, ठीक है, और ऑक्सीजनेशन का भी काम कर सकता है। अब ये कार्बोक्सिलेज की तरह बिहेव करेगा, इसके लिए CO2 की कंसंट्रेशन हाई चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए बेटा? CO2 की कंसंट्रेशन हाई चाहिए, ठीक है। अगर CO2 की कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो ये ऑक्सीजनेज की तरह बिहेव करने शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ, एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से देखना कि जो C3 पाथवे में जो रुबिस्को होता है वो कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज दोनों का काम कर सकता है। वो ऑक्सीजनेज का काम कब करता है? जब CO2 की कंसंट्रेशन लो हो जाती है, ठीक है। तो उस केस में रुबिस्को ऑक्सीजनेज का काम करता है, और उस दौरान जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन को ही C2 साइकिल भी कहा जाता है, इसको ऐड कर लेना बेटा। फोटो रेस्पिरेशन को ही क्या कहा जाता है? C2 साइकिल भी कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहते हैं इसको C2 साइकिल? क्योंकि जब RUBP पे रुबिस्को एक्ट करेगा एज ए ऑक्सीजनेज तो 3PGA बनने की बजाय ये क्या बनाता है? फॉस्फोग्लिसरेट एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो इसका जो मेन प्रोडक्ट होता है फॉस्फोग्लाइकोलेट वो 2 कार्बन का होता है बेटा। कितने कार्बन का होता है? 2 कार्बन का। और इस प्रोसेस में ना तो ATP की सिंथेसिस होती है ना ही NADPH की सिंथेसिस होती है, ठीक है। इसलिए ये प्रोसेस टोटली वेस्टफुल प्रोसेस होता है। एक चीज़ ध्यान रखना, फोटो रेस्पिरेशन में 3 ऑर्गेनेलीज इन्वॉल्व होती हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ऐड कराया था। कौन कौन सी ऑर्गेनेली है? क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। कौन कौन सी ऑर्गेनेली है? क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो ये जो प्लांट C3 पाथवे फॉलो करते हैं उनके केस में अगर CO2 की कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो वो फोटो रेस्पिरेशन करते हैं। और फोटो रेस्पिरेशन क्या करता है? CO2 को फिक्स करने की बजाय जो CO2 फिक्स की है उसको फ्री कर देता है। तो इससे क्या होता है? ये टोटली वेस्टफुल प्रोसेस होता है, तो फोटोसिंथेसिस रेट रिड्यूस हो जाता है। तो C3 पाथवे जो C3 प्लांट्स फॉलो करते हैं उनकी फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होती है, C4 प्लांट ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। और उसका कारण क्या है? क्योंकि C4 प्लांट्स में कभी भी फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनके केस में रुबिस्को को कभी भी CO2 की लेस कंसंट्रेशन नहीं मिल पाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके केस में क्रैंज एनाटॉमी होती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम पहले C3 साइकिल को कंप्लीट कर लेते हैं। तो C3 साइकिल जो है बेटा वो 3 पार्ट्स में कंप्लीट होगी, दैट इज कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। कौन कौन से पार्ट है? कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। इन 3 पार्ट्स में आपकी C3 साइकिल कंप्लीट होती है। सबसे पहला स्टेप होगा कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन नाम से ही पता चल रहा है कि CO2 कंबाइन करेगी, और CO2 का फर्स्ट रिसेप्टर कौन है? RUBP। तो RUBP के साथ कंबाइन करेगी।
अब CO2 कंबाइन कर गई RUBP के साथ, तो इसको क्या बनाना है, फूड बनाना है, कार्बोहाइड्रेट बनाना है। तो वो कार्बोहाइड्रेट कब बनेगा, जब रिडक्शन होगा, दैट मीन्स उसमें हाइड्रोजन ऐड होगा। तो कार्बोहाइड्रेट इज फॉर्म्ड एट द एक्सपेंस ऑफ फोटोकेमिकली मेड ATP एंड NADPH। जो लाइट रिएक्शन में हमने ATP और NADPH बनाए थे, वो अब यूज होंगे किसके लिए, इसका रिडक्शन कराने के लिए, ताकि कार्बोहाइड्रेट बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ATP और NADPH क्या होती है, यूज होती है, जो हमने लाइट रिएक्शन में बनाई है। और रीजनरेशन में फिर से RUBP रीजनरेट हो जाएगा। साइकिल क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ, 3 स्टेप मैंने आपको बता दिए हैं, तो ध्यान से देखो बेटा। सबसे पहला स्टेप मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है आपका CO2 एक्सेप्टर RUBP। यहाँ से हम साइकिल की शुरुआत करेंगे। 5 कार्बन का कंपोनेंट है। सबसे पहले एटमॉस्फेरिक CO2 को यही एक्सेप्ट करता है, तो CO2 और वाटर RUBP के साथ कंबाइन करते हैं, और पहला स्टेप आपका होता है कार्बोक्सिलेशन। जब ये कार्बोक्सिलेशन करता है बेटा, तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनता है, 3PGA। लेकिन 3PGA के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे आपके पास, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। तो हमने कहा 2 मॉलिक्यूल आपके पास बने, 3-फॉस्फोग्लिसरेट बोल दें या 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोल दें, ये आपके 3PGA बन गए। क्योंकि ये 3 कार्बन का है, इसलिए इसके 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। फिर सेकंड स्टेप क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन में इसके रिडक्शन के लिए ये जो साइकिल है वो ATP और NADPH यूज करेगी, जो लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर इसके 2 मॉलिक्यूल है, तो 2 ATP और 2 NADPH ये यूज करेगा, और ये इसका तो रिडक्शन हो जाएगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और NADP में। इसके रिडक्शन से एक ट्राइओज फॉस्फेट बन जाता है। ट्राइओज फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। तो ये क्या करता है, अपना एक कार्बन दे देगा फूड बनाने के लिए, दैट इज सुक्रोज और स्टार्च। एक कार्बन पर साइकिल में एक ही कार्बन देगा, क्योंकि हमने एक ही CO2 एक्सेप्ट किया है। RUBP को तो फिर से रीजनरेट होना है, तो एक कार्बन पर साइकिल यहाँ से निकलेगा, क्या बनाने के लिए, सुक्रोज बनाने के लिए। और बाकी के 5 कार्बन रीजनरेशन शो करेंगे, और रीजनरेशन के लिए इसको फिर से, क्योंकि यहाँ पर एक मॉलिक्यूल बन गया है, 3 के 2 मॉलिक्यूल थे, एक कार्बन चला गया, तो पीछे आपके बच गए बेटा 5 कार्बन। तो 5 कार्बन मिलकर के एक ही मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो ATP का एक ही मॉलिक्यूल यूज होगा, जबकि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल यूज हो रहे थे। और ये ATP यूज करके ये फिर से RUBP को रीजनरेट कर लेगा। कंक्लूजन देख लेते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप कर लेते हैं कि ग्रीन हाउसेज में जो प्लांट हम ग्रो करते हैं, तो वो कैसे प्लांट को सिलेक्ट किया जाता है, C3 पाथवे फॉलो करने वालों को या C4 पाथवे फॉलो करने वालों को। तो हमेशा ध्यान रखना, प्लांट्स विच आर सेलेक्टेड फॉर ग्रीन हाउसेज आर C3 प्लांट्स। वो कैसे प्लांट्स होते हैं, C3 प्लांट्स होते हैं। अब C3 साइकिल में हमने क्या देखा, रिडक्शन में हमने पर साइकिल 2 ATP और 2 NADPH यूज किए, और एक रीजनरेशन में हमने 1 ATP यूज किया। तो फॉर एवरी CO2 मॉलिक्यूल एंटरिंग द केल्विन साइकिल, हर CO2 मॉलिक्यूल जो C3 साइकिल में एंटर कर रहा है, उसके लिए हमने 3 ATP यूज किए हैं और 2 NADPH यूज किए। लेकिन एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए, क्योंकि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं, एक साइकिल में तो वो सिर्फ एक ही कार्बन देता है, तो ये साइकिल कितनी बार रिपीट होगी बेटा, ये साइकिल 6 बार रिपीट होगी। कितनी बार रिपीट होगी, 6 बार। तो 6 बार जब रिपीट होगी तो 3 ATP से कितने ATP हो जाएंगे, 18 ATP, और 2 NADPH से कितने NADPH हो जाएंगे, 12 NADPH। तो इनपुट क्या डाला हमने, 6 CO2 यूज किए, क्योंकि ये साइकिल 6 बार रिपीट होगी, 18 ATP यूज हुए और 12 NADPH यूज हुए। आउटपुट क्या मिलेगी, ये 6 CO2 मिलकर के तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाएंगे। ATP ADP में कन्वर्ट हो गया, NADPH किस में कन्वर्ट हो गया, NADP में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, NADP में कन्वर्ट हो गया। बेटा एक चीज ध्यान रखना, जो प्लांट C3 पाथवे फॉलो करते हैं
उनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। जबकि C4 पाथवे जो प्लांट फॉलो करते हैं वो हायर टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं C4 पाथवे। तो C4 प्लांट्स कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है, तो मैंने आपको ऐड भी कराए थे एग्जाम्पल कि कुछ ऐड कर लेना। पहले हमने बताए थे मेज और सोरगम, लेकिन कई बार एग्जामिनर एग्जाम्पल्स पे ही फोकस कर लेता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। शुगर केन भी C4 प्लांट्स का एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एमेरैंथस एंड मिलेट्स। ठीक है, C3 पाथवे जो प्लांट्स फॉलो करते हैं उनमें CO2 फिक्सेशन में सिर्फ एक ही ऑर्गेनेली इन्वॉल्व होती है, दैट इज मेसोफिल सेल। ठीक है, लेकिन C4 पाथवे जिनमें होता है उनमें दो टाइप के ऑर्गेनेलीज इन्वॉल्व होते हैं, एक तो मेसोफिल सेल और एक बंडल शीथ सेल। ठीक है, दोनों के अंदर ही कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है बेटा। C4 पाथवे जो प्लांट्स फॉलो करते हैं वो ज़्यादा प्रोडक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर डबल CO2 फिक्सेशन होता है, 2 बार CO2 फिक्स होता है। एक बार तो मेसोफिल सेल्स में पैपकेज एंजाइम फिक्स करता है और एक बार बंडल शीथ सेल में रुबिस्को एंजाइम फिक्स करता है। यहाँ पे जो मैं डिफरेंस बता रही थी C3 पाथवे और C4 पाथवे में, दोनों में C3 साइकिल होती है, लेकिन जो C3 पाथवे फॉलो करते हैं उनमें रुबिस्को होता है मेसोफिल सेल में, और वो ऑक्सीजनेज का भी काम कर सकता है, दैट मीन्स फोटो रेस्पिरेशन भी कर सकता है। लेकिन C4 पाथवे में ये एंजाइम होता है बंडल शीथ में, और यहाँ पर सिर्फ ये कार्बोक्सिलेज का काम करता है। क्यों? क्रैंच एनाटॉमी की वजह से इसके अराउंड कभी भी CO2 की कंसंट्रेशन कम नहीं होती है। क्यों नहीं होती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर 2 CO2 फिक्सेशन एंजाइम है, 2 कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, पैपकेज मतलब फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंड रुबिस्को। ये होता है मेसोफिल में और ये होता है बंडल शीथ सेल में। CO2 एक्सेप्टर की बात करें तो जहाँ पे पैपकेज एंजाइम एक्ट करता है उसके लिए CO2 एक्सेप्टर होता है पैप फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, ये 3 कार्बन का होता है। और जो सेकेंडरी CO2 एक्सेप्टर, इनिशियल जो एटमॉस्फेरिक CO2 आएगी उसको पैपकेज ही फिक्स करेगा और उसका एक्सेप्टर कौन होगा? पैप। लेकिन जो इंटरनल CO2 रिलीज होती है उसको एक्सेप्ट कौन करेगा बेटा? RUBP, और उसके लिए एंजाइम कौन सा चाहिए? रुबिस्को। C3 पाथवे में रुबिस्को एटमॉस्फेरिक CO2 को एक्सेप्ट कर रहा था, C4 पाथवे में रुबिस्को इंटरनल CO2 को एक्सेप्ट करता है। ये चीज ध्यान रखना। पैप होता है 3 कार्बन का, RUBP होता है 5 कार्बन का, ये सब कुछ मैंने आपको लिखवाया हुआ है बेटा। C4 पाथवे को C4 पाथवे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो 4 कार्बन का होता है, और वो कौन सा होता है बेटा? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। और ये कहाँ बनेगा? मेसोफिल सेल्स में बनेगा। किस में बनेगा? मेसोफिल सेल्स में। C4 प्लांट स्पेशल होते हैं क्योंकि इनके पास स्पेशल टाइप की लीफ एनाटॉमी होती है। लीफ एनाटॉमी कैसी होती है? क्रैंच एनाटॉमी होती है। कई बार पूछ लेते हैं क्रैंच एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, तो दे आर अरेंज्ड इन रैथ लाइक मैनर। किस में अरेंज होते हैं? रैथ लाइक मैनर में अरेंज होते हैं। एक्चुअल में वस्कुलर बंडल के अराउंड बड़ी बड़ी बंडल शीथ अरेंज होती है और उनके अराउंड मेसोफिल सेल कंसंट्रिक लेयर्स में ऐसे, मतलब एक सर्कल के बाहर दूसरा सर्कल ऐसे अरेंज होती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, मेसोफिल सेल्स में जो क्लोरोप्लास्ट था ना बेटा वो तो होता है ग्रैनल, लेकिन बंडल शीथ में हालांकि बड़े बड़े क्लोरोप्लास्ट होंगे लेकिन वो क्लोरोप्लास्ट ए ग्रैनल होंगे। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म शो करता है। C4 प्लांट्स में 2 टाइप के क्लोरोप्लास्ट होते हैं, बंडल शीथ में ए ग्रैनल और मेसोफिल सेल्स में ग्रैनल होते हैं। ये चीज ध्यान रखना बेटा। जबकि C3 पाथवे जो प्लांट फॉलो करते हैं उनमें एक ही टाइप के आपके क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं जो कि होते हैं बेटा ग्रेनल। ठीक है, बंडल शीथ की खास बात क्या है? इनके पास लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होंगे। क्लोरोप्लास्ट लार्ज। रैथ लाइक मैनर का क्या मतलब होता है? रैथ लाइक मैनर का तो बंडल शीथ में कभी भी CO2 की कंसंट्रेशन रुबिस्को के अराउंड कम क्यों नहीं होती है? क्योंकि बंडल शीथ की जो वॉल होती है वो थिक वॉल होते हैं एंड दे आर इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज। एक्चुअल में
जब मैं आपको C4 साइकिल दिखाऊंगी तो C4 साइकिल में बंडल शीथ में इंटरनल CO2 रिलीज होती है। ये देखो C4 एसिड से डी कार्बोक्सिलेशन होता है। अगर इनकी वॉल थिक वॉल नहीं होती तो CO2 गैस है एस्केप कर जाती, लेकिन बंडल शीट की वॉल कैसी है, थिक वॉल्ड है, जिसकी वजह से ये CO2 एस्केप नहीं कर पाती है। और C3 साइकिल इनमें बंडल शीट में ही होती है, तो यहाँ पर CO2 की कंसंट्रेशन बनी रहती है और रुबिस्को कभी भी ऑक्सीजनेज का काम नहीं कर पाता है। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो इट इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एट रुबिस्को साइट बिकॉज CO2 रिलीज बाई ब्रेक डाउन ऑफ C4 एसिड इन बंडल शीट, क्योंकि यहाँ पे बंडल शीट में C4 एसिड के ब्रेक डाउन से CO2 रिलीज हो रही है, तो इसलिए रुबिस्को इनके केस में हमेशा कार्बोक्सिलेज का ही काम करता है, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी इसकी मिनिमाइज हो जाती है। दैट मीन्स C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। एक तो बेटा कई फायदे हैं C4 प्लांट के, एक तो डबल CO2 फिक्सेशन हो रहा है, ऊपर से फोटो रेस्पिरेशन लॉस जो होना था वो लॉस नहीं हो रहा, इसलिए C4 पाथवे फॉलो करने वाले जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस में ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। और इनकी जो ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज होती है वो होती है 30 से 45। कितनी होती है बेटा, 30 से 45। इसकी साइकिल मैं दिखा देती हूँ आपको, C3 पाथवे की जो साइकिल है। तो देखो यहाँ से एटमॉस्फेयर से CO2 आ रही है, CO2 प्लस वाटर मिलकर के HCO3 नेगेटिव बना लिया। इसको एक्सेप्ट करने वाला पहला CO2 एक्सेप्टर कौन है, पैप। और पैप किस में लोकेटेड है, मेसोफिल सेल्स में। पैप के ऊपर पैपकेज एंजाइम एक्ट किया और इन्होंने C4 एसिड बना लिया, जिसके नाम पर 4 कार्बन का एसिड बना लिया, वो क्या है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। फिर मेसोफिल सेल्स में ही ये C4 एसिड मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर मेसोफिल सेल और बंडल शीट सेल के बीच में जो प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस होती हैं, उनके थ्रू ये जो C4 एसिड होता है ये चला जाता है बंडल शीट सेल में। बंडल शीट सेल में जाने के बाद ये डी कार्बोक्सिलेशन करता है, और डी कार्बोक्सिलेशन करता है तो CO2 रिलीज होती है, और ये CO2 C3 में एंटर कर जाएगी। लेकिन ये C3 साइकिल मेसोफिल की बजाय किस में हो रही है, बंडल शीट सेल में। और CO2 निकलने के बाद भी इसमें 3 कार्बन का एसिड बच गया। ये 3 कार्बन का एसिड वापस जाएगा मेसोफिल सेल के पास, और मेसोफिल सेल में जाने के बाद ये ATP को यूज़ करेगा और पैप में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा, ATP ADP में कन्वर्ट होने की बजाय AMP में कन्वर्ट होती है, मतलब 2 फॉस्फेट निकालती है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये अगर कन्वर्जन होगा तो लगभग उतनी ही एनर्जी यूज होती है जितना कि 2 ATP से 2 ADP बनाने में यूज होती। तो यहाँ पर एक CO2 को फिक्स करने में 2 ATP हम काउंट करेंगे, और बाकी 3 ATP और 2 NADPH C3 साइकिल में यूज होंगे। तो दैट मीन्स 5 ATP और 2 NADPH यूज होंगे किसमें, एक C4 पाथवे में एटमॉस्फेरिक CO2 को फिक्स करने के लिए, क्योंकि ये CO2 तो इंटरनली प्रोड्यूस हो रही है। अब एक बार देख लेते हैं मेसोफिल सेल्स में कौन कौन से इवेंट होते हैं। एक तो लाइट रिएक्शन होगी और एक इनिशियल CO2 फिक्सेशन होगा। ठीक है, लाइट रिएक्शन किस में होगी, मेसोफिल सेल में। जो प्लांट C4 पाथवे फॉलो करते हैं उनमें लाइट रिएक्शन हमेशा मेसोफिल सेल्स में ही होगी, चाहे प्लांट C3 पाथवे फॉलो कर रहा है या C4 पाथवे फॉलो कर रहा है। दूसरा, इनमें मेसोफिल सेल में इनिशियल CO2 फिक्सेशन होता है, जबकि बंडल शीट में क्या होगा, फाइनल CO2 फिक्सेशन। बेटा बंडल शीट सेल में कभी भी फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होगा, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो ये है आपकी C4 साइकिल। तो C3 और C4 पाथवे फॉलो करने वाले जो प्लांट्स हैं उनमें हमने मेजर डिफरेंस क्या देखा, C3 पाथवे वाले प्लांट्स में जो फोटो रेस्पिरेशन हो जाता है जब CO2 की कंसंट्रेशन लो होती है, लेकिन इनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। वहाँ पे सिर्फ एक ही सेल इन्वॉल्व हो रही थी, मेसोफिल सेल। यहाँ पे मेसोफिल और बंडल शीट दोनों सेल इन्वॉल्व हो रही है। वहाँ पे रुबिस्को मेसोफिल सेल में था, यहाँ पे रुबिस्को बंडल शीट सेल में। यहाँ पर 2 CO2 कार्बोक्सिलेज एंजाइम है जो CO2 फिक्सेशन करते हैं, वहाँ पे एक ही होता है रुबिस्को।
ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है C3 और C4 प्लांट में। इसका टेम्परेचर ऑप्टिमा ज़्यादा होता है, 30 to 45 होता है, जबकि C3 प्लांट्स का टेम्परेचर ऑप्टिमा हमने क्या बताया था बेटा, 20 से 25 बताया था। तो ये थी बेटा आज की हमारी साइकिल। इसको अच्छे से रिवाइज करें, रिवीजन मैंने करा दिया है। एक चीज़ और ध्यान रखना, C4 पाथवे को हैच एंड स्लैक पाथवे भी कहते हैं, ये आप ध्यान रखना। ओके बेटा, थैंक यू, बाय।